हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकेंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 20 से लेके और जितने भी हमारे एक्सरसाइज तक पेजेस बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और उसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर करेंगे हम 9th चैप्टर स्टार्ट और जल्दी ही हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। रियल एनालिसिस साथ में चल ही रहा है। देखो इसमें क्या कहा, वैसे तो ये इलिस्ट्रेशन है, ना कोई एग्जाम्पल है ना कोई थ्योरम है, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हर चीज़ आपको करनी है ताकि आपको जब भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो ना, आप वीडियो से देख सको। बेशक वो छोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। देखो इसने कहा है कि ये जो रिंग डिफाइन की है ना इसने, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, a प्लस रूट ऑफ -5b, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, जहाँ पे एडिशन इस टाइप से डिफाइन है और मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइन है। ये सब इसने दिया है। मेन काम देखो, वी नो दैट, हमें ये देखते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि 3 जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है विच इज़ नॉट प्राइम। देखो अभी आपने ध्यान हो, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि अगर वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाता है तो प्राइम एलिमेंट इम्प्लाई इरिड्यूसिबल एलिमेंट एंड इरिड्यूसिबल इम्प्लाई प्राइम एलिमेंट। लेकिन कोरोलरी थी इसकी कि जब वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, यानी सिर्फ इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है कि एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल, तो हम ये तो कह सकते हैं कि एवरी प्राइम आइडियल इज इरिड्यूसिबल, बट ये नहीं कह सकते कि एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। ये मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। तो इस चीज़ का उसने इलिस्ट्रेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि एक एलिमेंट उठाएगा, वो कहेगा कि ये प्रूव करो ये इरिड्यूसिबल है, लेकिन प्राइम एलिमेंट नहीं है। अब इरिड्यूसिबल की और प्राइम एलिमेंट होने की इन चीज़ों की कंडीशंस क्या थी? जो फर्स्ट कंडीशन थी वो दोनों की सेम थी। क्या थी वो कंडीशन? कि दोनों ना तो यूनिट के, देखो दिखाती हूँ, ना तो जीरो हो और ना ही यूनिट हो, ठीक है। दूसरी चीज प्राइम में क्या थी कि जब ए पी को बी डिवाइड करे तो पी या तो ए को डिवाइड करे या बी को, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब या तो ए को डिवाइड करता हो या बी को डिवाइड करता हो। इरिड्यूसिबल में क्या था कि जब पी ए बी के इक्वल हो तो उनमें से एक यूनिट होना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि यूनिट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम हर किसी को लिख सकते हैं, इसलिए जब आप यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन में ही किसी को लिख पा रहे हो तो वो इरिड्यूसिबल है। लेकिन अगर यूनिट को छोड़ के कोई दो नंबर ऐसे मिल जाए कि आप पी को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओ, तो वो इरिड्यूसिबल नहीं है, वो रिड्यूसिबल है। जैसे 6 है, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, जहाँ 2 और 3 कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। हम इंटीजर्स के सेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो 6 है वो क्या है? रिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल होने के लिए उनमें से एक को यूनिट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल 5 को आप सिर्फ 1 × 5 लिख सकते हो या फिर -1 × -5 लिख सकते हो, यानी एक तो 1 या -1 होगा ही होगा। इसीलिए 5 जो है उसको हम अच्छे से प्रॉपरली रिड्यूस नहीं कर पा रहे, सिर्फ यूनिट की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। ये हमने किया भी था कि जब इंटीजर्स की बात करो तो प्राइम नंबर प्राइम एलिमेंट भी होता है और इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था 8th चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। वो थी हमारी रिवीजन, ताकि आप भूलो ना, एक बार रिवीजन हो जाए आपकी। जो आज का हमारा काम है वो क्या है? ये तो मैंने आपको बताया ना, ये एग्जाम्पल है। तो ये 3 एलिमेंट उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट तो है लेकिन प्राइम एलिमेंट नहीं है। अब इरिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए क्या होता है? आप उनको दो इस सेट के 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो तो उनमें से एक यूनिट होना ही होना चाहिए। देखो मैंने मान लिया कि 3 को मैं 2 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ए प्लस, क्योंकि एलिमेंट इसके इस टाइप के हैं तो 2 एलिमेंट यही होंगे, a प्लस रूट -5b और c प्लस रूट -5d। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, कॉन्जुगेट लो, यानी 3 का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू a माइनस, देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जहाँ एडिशन है वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दो,
और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ एडिशन कर दो। ठीक है, जैसे ए प्लस आइटा इंटू बी, इसका कॉन्जुगेट कौन होता है? ए माइनस आइटा बी। प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है और माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, सिर्फ और सिर्फ आइटा वाले टर्म में। क्योंकि ध्यान से देखना, जो ये एलिमेंट है a प्लस रूट 5b, अब रूट -1 क्या होता है? आइटा। तो ये क्या है? a प्लस आइटा इंटू रूट 5b, यही तो है। ठीक है, देखो इस टाइप के एलिमेंट हैं सारे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आइटा इंटू रूट 5b। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ -1 आइटा होता है। ये जो हम समझ गए। अभी मैंने आपको बताया a प्लस आइटा b है, और आप अगर उसका कॉन्जुगेट लेते हो, कॉन्जुगेट मतलब ये वाला साइन ऊपर बार, तो वो किस चीज के इक्वल आता है? जहां आइटा है वहां माइनस आइटा कर दो बस, यानी a माइनस आइटा b। तो ऊपर वाला देखो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लें तो आइटा को जस्ट माइनस आइटा से रिप्लेस कर देंगे ना, तो क्या हो गया? जो मैंने लिखा है वो हो गया। अब हम दोबारा से आइटा की वैल्यू रख देते हैं -1, सॉरी रूट -1, यानी ये हो गया। ठीक है, इसीलिए इसने डायरेक्ट किया कि a प्लस रूट -5b है ना, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस रूट 5। बाकी सब सेम, बस प्लस की जगह माइनस। उसका रीज़न ये है कि कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करके। तो कॉन्जुगेट लिया तो सिर्फ आइटा वाले टर्म में एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में, तो 3 × 3 कॉन्जुगेट। अब यहाँ a प्लस समथिंग है, यहाँ a माइनस समथिंग है, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? x² माइनस y²। अब x² मतलब a² माइनस का y²। देखो मल्टीप्लाई किन की है? इन दोनों की है। अब मैं माइनस रूट ऑफ -1 की जगह ना सबसे पहले आइटा रखती हूँ, रख दिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? x² माइनस y²। ठीक है, यानी दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, हर किसी टर्म का स्क्वायर हो गया, लेकिन आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो क्या बन गया? a² प्लस 5b²। तो मल्टीप्लाई क्या बन गई? a² प्लस 5b²। सिमिलरली सी और डी वालों की करोगे तो बन जाएगा c² प्लस 5d²। अब 3 × 3, अब कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया सिर्फ आइटा वाले टर्म पे ही फर्क पड़ता है, तो 3 कॉन्जुगेट और 3 इक्वल है, तो 9 हो गया। यानी जो रियल नंबर है ना उसका कॉन्जुगेट वही होता है। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर दो कॉन्जुगेट निकालने के लिए, तो 9 इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? ये 1 है, 3 है या 9 है? वही है, इनकी मल्टीप्लाई 9 है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब और कुछ तो हो नहीं सकता, रैशनल तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने क्या लिया है? जहाँ a और b z से हैं, इंटीजर हैं, तो इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर 1, 3 या 9 ही हो सकता है ना। ठीक है, यानी कोई भी टर्म है 1, 3, 9 ही तो होगी। कोई आप ये तो कह नहीं सकते 7/3 या कुछ भी हो सकती है, रैशनल तो हो नहीं सकती, इंटीजर ही होगी। अब इंटीजर क्या होगी? a² प्लस 5b²। ये टर्म भी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है या 9 हो सकती है। अब हम देखते हैं क्या हो सकती है। अब ये इंटीजर से हैं तो a² प्लस 5b² 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो कहाँ से आएंगी? इंटीजर से आएंगी। अब सोच के देखो, 3 तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, इंटीजर में रखनी है आपने, कोई एक 0 रखो तो भी 3 नहीं आएगा। अगर दोनों 1 ले लिया आपने तो 1 + 5 6 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 3 तो आएगा ही नहीं, तो 3 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 और 9 वाला केस अभी बचा हुआ है। अगर ये 1 हो जाता है, किस केस में हो सकता है 1? अगर b हो जाए 0 और a प्लस और -1 में से कुछ एक हो जाए। ठीक है, बात रहती है 9 की। ये 9 होगा तो ये क्या होगा? c² प्लस 5d²। अगर ये 9 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई 9 है, तो ये क्या हुआ? 1। ये 1 है, यानी c या तो +-1 है या फिर d 0 है। यानी कहने का मतलब क्या है? दस 3 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना हर चीज को। ये कहना क्या चाहता है? दो ही कंडीशंस थी, या तो ये 1 हो सकता है या 9, 3 तो ये हो नहीं सकता। अगर ये 1 हो गया तो a की वैल्यू +-1 और b की वैल्यू 0 है। यानी सिंपल सी बात है, अगर a +-1 और b 0 है तो जो ये टर्म है a
बी तो 0 ही हो गया, तो सिर्फ क्या बचा ए, और ए क्या है प्लस माइनस वन। यानी जब ये 1 है तो ए हमारा प्लस माइनस वन है, यानी यूनिट है। प्लस और माइनस, प्लस वन और माइनस वन ये सेट ऑफ इंटीजर्स की यूनिट होती है ना। और अगर ये 9 है तो सी हमारा यूनिट बन जाता है, यानी 1 हमारा यूनिट बन, क्योंकि 1 यूनिट है तो सी जो है वो यूनिट के इक्वल हो जाता है। यानी कहना क्या चाहता है ये कि जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हमने 3 ली थी, ठीक है। अब 2 ही केस हमारे पास बचे थे, या तो ये 1 है या 9 है। एक केस के अंदर ये यूनिट आ रहा है, यानी ये वाली टर्म यूनिट आ रही है। दूसरे केस के अंदर ये वाली टर्म यूनिट आ रही है। यानी जब आप 3 को इन 2 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो कोई ना कोई एक तो यूनिट आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, यही तो हमारा इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है कि जब आप उन 2 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो तो उनमें से एक यूनिट होना ही होना चाहिए। हमारे पास 2 ही केस पॉसिबल थे, एक में बी 0 आ रहा है, ये प्लस माइनस वन, यानी ये वाली टर्म प्लस माइनस वन आ रही है, यानी ये यूनिट बन रहा है। 1 होगा तो भी यूनिट बनेगा, माइनस वन होगा तो भी यूनिट बनेगा, यानी या तो ये यूनिट है या फिर ये यूनिट है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, 3 जो है वो क्या बन गया, इरेड्यूसिबल एलिमेंट। बात करते हैं प्राइम की। प्राइम एलिमेंट में क्या होता है, अगर वो किन्हीं 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है तो वो या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को, यानी इफ पी डिवाइड्स ए बी देन आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। अब 3 9 को डिवाइड करता है, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा था, इफ पी डिवाइड्स ए इंटू बी, तो इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, इसको सोल्व करोगे ना 9 ही आएगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई टाइप का है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या है 5 √5 आइटा है, तो क्या हो जाएगा 5 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 माइनस माइनस 5 यानी 4 प्लस 5 यानी 9 बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, 9 को आप इस टाइप से लिख सकते हो, यानी P डिवाइड्स ए बी। अब प्राइम एलिमेंट होने के लिए या तो 3 को इसको डिवाइड करना पड़ेगा या 3 को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ना तो इसको डिवाइड करता और ना इसको डिवाइड करता। ऑब्वियसली डिवाइड नहीं करता। आप वैसे भी देख सकते हो, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो √5 आइटा है, ये आइटा इंटू √5 है, इसको तो वो कभी डिवाइड कर ही नहीं सकता। रूट वाली टर्म है ना, ये तो इरेशनल नंबर हो गया √5। तो ऐसा रीज़न, इसने अच्छा सा रीज़न क्या दिया हुआ है कि मान लो ये डिवाइड करता होता, तो इसका मतलब हम इन दोनों को 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो मल्टीपल भी कहाँ से आएगा, इसी सेट का एक नंबर आएगा, यानी x प्लस √-5y। इसको सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल, एक मिनट, अगर ये सोल्व करोगे तो x की वैल्यू को कंपेयर करो, 2 = 3x आ जाएगा, यानी x = 2/3। x की वैल्यू आ रही है 2/3, लेकिन x हमने लेना कहाँ से है, इंटीजर से। ये तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। कब है, जब हमने ये माना कि हम इनको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जब हमने ये माना कि 3 इनको डिवाइड करता है। 3 किसी को भी डिवाइड नहीं करता, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी 9 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो है इसके अंदर, लेकिन प्राइम एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ इसने कही है। थ्योरम पे चलते हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स हैं 4, उसके बाद हमारा कल हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो, आर कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है जो कि फील्ड नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ डेफिनेशंस को, ताकि आपको रिविजन होती रहे और बिल्कुल अच्छे से याद रहे एग्जाम्स में भी, क्योंकि पढ़ के जब हम छोड़ देते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। तो जो भी डेफिनेशन आती है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं उसको एक बार उसकी डेफिनेशन ज़रूर बोलूँ, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। और आप भी कोशिश किया करो, लिख के देखा करो डेफिनेशंस को भी, थ्योरम्स को भी, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। वरना ये होता है एग्ज़ाम में कि जो थ्योरम है ना वो उस पेज पे वहाँ पे और ऐसा कुछ था, लेकिन क्या लिखा होता है वो चीज़ हमें ध्यान नहीं रहती। रीज़न सिर्फ इतना है, हमने उसको रिवाइज़ नहीं किया होता, सिर्फ एक बार समझा होता है, 1-2 बार रिवाइज़ किया होता है, तो उसमें चांसेस होते हैं भूल जाने के। लिखोगे तो कम भूलोगे। कहाँ पहुँच गए हम, आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है जो फील्ड नहीं है। तो जो आइडियल है, एस आइडियल है। अब देखो, आइडियल हमने किसका लिया है, आर का। अब प्रिंसिपल आर क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अभी मैंने डेफिनेशन बताई, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मतलब ऐसा इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी जिसका हर आइडियल क्या हो,
प्रिंसिपल आइडल हो। प्रिंसिपल आइडल मतलब जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता हो। यानी एस, अगर मैं आर का कोई आइडल लूंगी तो ऑब्वियसली वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, वो मैंने मान लिया ए नॉट। अब ध्यान से समझना, ये आइडल मैक्सिमल आइडल होगा इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। आइडल मैक्सिमल है तो ए नॉट इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, ए नॉट इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो आइडल मैक्सिमल होगा। पहले ये ले लेते हैं वो मैक्सिमल आइडल है। इररिड्यूसिबल मतलब ना तो वो जीरो है ना वो यूनिट है, और जब हम उसको किन्हीं दो की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उनमें से एक तो यूनिट आएगा ही आएगा। पहली चीज देखो, फर्स्ट पेज पे इसने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही प्रूव किया हुआ है। मान के चलो वो जीरो है, इसका मतलब एस किससे जनरेट होगा? जीरो से। टी मैंने कोई और एलिमेंट मान लिया, सॉरी कोई और आइडल मान लिया जो बी से जनरेट होता है। अब टी बी से जनरेट हो रहा है और एस जीरो से जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जीरो से जनरेट होने वाले आइडल में जीरो ही एलिमेंट होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। ऑब्वियसली ये सबसेट होगा बी से जनरेट होने वाले सेट के। बी क्या है? एक नॉन जीरो एलिमेंट है। अब और जो टी है वो आइडल है आर का, तो आर के सबसेट तो दोनों ही होंगे, यानी एस इज सबसेट ऑफ टी इज सबसेट ऑफ आर। लेकिन टी एस के इक्वल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि टी जनरेट हो रहा है बी से और बी मैंने लिया नॉन जीरो एलिमेंट, और एस जनरेट हो रहा है किससे? जीरो से, और जीरो तो जीरो एलिमेंट है ही। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडल एक जीरो से जनरेट होने वाले आइडल के इक्वल कैसे हो सकता है? जिसका मतलब एस टी के इक्वल तो है नहीं। सिमिलरली टी आर के इक्वल भी नहीं हो सकता। रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो इक्वल होते ना तो उनके इसका हर एलिमेंट इसमें होता, इसका हर एलिमेंट इसमें होता। लेकिन क्यों? वन जो है वो आर में है लेकिन वन टी में नहीं है। ठीक है, वन बी है। बी क्या है? एक नॉन जीरो एलिमेंट है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी से ये कह देते कि बी भी उसमें है और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बी इन्वर्स भी उसमें है। तो बी इंटू बी इन्वर्स यानी वन भी किस में होगा? टी में होगा। लेकिन वन आर में है, टी में नहीं है। रीजन आई होप आप समझ गए हो, क्योंकि बी हमने नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा लिया है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सीधी सी बात है वन जो है वो टी में बिलोंग नहीं करता। आर में है टी में नहीं है, इसका मतलब वो इक्वल तो सेट हो ही नहीं सकते। अब सिंस इसका रीजन दिया हुआ इसने कि अगर वन टी में बिलोंग करता तो वन किस जो टी है वो किससे जनरेट हो रहा है? बी से। यानी वन को आप बी इंटू एक्स लिख पाते हैं क्योंकि वन बी का एलिमेंट है, सॉरी वन टी का एलिमेंट है और टी बी से जनरेट हो रहा है, यानी वन को आप बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी बी एक्स इक्वल टू वन आ गया। लेकिन वही रीजन मैंने आपको बताया, बी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ से आप बोल रहे हो बी की किसी से मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, यानी यदि यहाँ से तो पता चल गया कि बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्शन। यानी देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, एस कैसा था? मैक्सिमल आइडल था। अब मैक्सिमल आइडल मतलब या तो जो बीच इन दोनों के बीच में जो आइडल है या तो वो एस के इक्वल होगा या फिर वो आर के इक्वल होगा। मैक्सिमल आइडल तो यही कहता है, लेकिन हमने क्या दिया? ना तो वो टी एस के इक्वल है ना वो टी आर के इक्वल है। ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो डेफिनेशन को गलत बता रहे हो। इसका मतलब डेफिनेशन गलत नहीं हो सकती, हमने माना ही कुछ गलत है। क्या माना है? कि ए नॉट जीरो है। ए नॉट जीरो नहीं हो सकता, ए नॉट जीरो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये प्रूफ करना है ये यूनिट नहीं है। अब भी हमारा दिमाग उल्टा चल रहा है, अब हम भी अभी भी हम गलत मानेंगे, फिर गलत प्रूफ होंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम फिर गलत मानेंगे। ए नॉट यूनिट नहीं है, ये प्रूफ करना है। मान लो ए नॉट यूनिट है। यूनिट मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए नॉट के लिए ए नॉट इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि मल्टीप्लाई करो वन के इक्वल हो जाएगा। अब ये भी ये एस का एलिमेंट है, ये आर का एलिमेंट है। अब एस क्या है? एक आइडल है। एक एलिमेंट एस का, एक एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन एस में जाएगी क्योंकि एस आइडल है, डेफिनेशन कहती है सेकंड वाली। अब ए नॉट इंटू ए नॉट इनवर्स क्या है? वन है। ये कह रहा है वन एस में बिलोंग करता है। अब ये हमने थ्योरम की थी कि एक ऐसा आइडल जो यूनिटी को कंटेन करता है वो आइडल उस रिंग के ही इक्वल हो जाता है। इसका मतलब एस इज इक्वल टू आर, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि एस हमने उसका मैक्सिमल आइडल लिया हुआ है, और मैक्सिमल आइडल की डेफिनेशन में ही हमने कहा था कि मैक्सिमल आइडल सबसे पहले ही हमने कह दिया था वो आइडल आर के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए हमारे पास प्रूफ भी है इसका। आप कहोगे आपने कहाँ कराया था? देखो कराया था,
एस आर के इक्वल नहीं हो सकता, डेफिनेशन में ही बोल दिया। और यहाँ बता रहे हो एस इक्वल टू आर, अब तो डेफिनेशन को गलत बता रहे हो। इसका मतलब डेफिनेशन गलत नहीं हो सकती भाई साहब। क्या गलत है? हमने कुछ माना ही गलत है। क्या गलत माना है? कि ए नॉट यूनिट है, यानी ए नॉट यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए नॉट यूनिट हो जाती है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, यानी वन एस में बिलोंग कर जाता है, और ऐसा आइडल जो यूनिटी को कंटेन करता है वो उस रिंग के इक्वल हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एस मैक्सिमल आइडल है, तो ये यूनिट नहीं है। लास्ट चीज़ क्या है? हमें ये प्रूव करना है कि अगर वो किन्हीं दो के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? उनमें से एक यूनिट होगा ही होगा। देखो, एस मैक्सिमल आइडल है, तो अगर मैं एस को किसी टी आइडल का सबसेट मान लूँ, यानी एस इज सबसेट ऑफ टी एंड टी इज सबसेट ऑफ आर, तो मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या कहती है? जो बीच में आइडल आया है या तो वो एस के इक्वल होगा या वो आर के इक्वल होगा, यानी आइदर टी इक्वल टू एस और टी इक्वल टू आर। टी मैंने बी से जनरेट होने वाला आइडल मान लिया। अब दो ही कंडीशन है, अब हम ये दिखाएंगे एक कंडीशन में एक एलिमेंट यूनिट बन जाता है, दूसरी कंडीशन में दूसरा एलिमेंट यूनिट बन जाता है, यानी दो ही कंडीशन थी और हर किसी में एक यूनिट बन रहा है, तो इसका मतलब आइदर बी इज यूनिट और सी इज यूनिट। देखो, अगर टी एस के इक्वल है तो इसका मतलब बी टी में तो था, लेकिन टी एस के इक्वल है तो बी एस में भी है। अब एस किससे जनरेट हो रहा था? ए नॉट से, यानी बी को हम ए नॉट के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ए नॉट बी सी था, तो आपने क्या कर दी? वैल्यू रख दी यहाँ पे। बी की वैल्यू क्या आई थी? एम ए नॉट। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए नॉट इज इक्वल टू बी की जगह हमने रखा एम ए नॉट सी, कॉमन ले लो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए नॉट तो जीरो है नहीं, यानी वन माइनस एम सी जीरो है। अब ये चीज़ आप ऐसे नहीं हर किसी में लिख दोगे, बहुत ज़्यादा, जितना इजी हम बना रहे हैं ना ग्रुप्स एंड रिंग्स को, इतना भी मत समझना, क्योंकि कहीं भी इन और इन की मल्टीप्लिकेशन जीरो देख के आप किसी एक को जीरो ऐसे नहीं लिख सकते, वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। अब आर इन्होंने क्या दिया था? प्रिंसिपल आइडल डोमेन, और वो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था, वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी होता है जिसका हर आइडल मैक्सिमल आइडल हो, सॉरी प्रिंसिपल आइडल हो। तो इसका मतलब वो क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं दो की मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उनमें से एक तो जीरो होगा ही। ए नॉट नॉन जीरो है तो वन माइनस एम सी जीरो है, यानी एम सी वन है, यानी सी क्या है? यूनिट है। अगर वो आर के इक्वल हो गया तो वन आर में है, इसका मतलब वन टी में भी है क्योंकि इक्वल हो गए। और टी किससे जनरेट हो रहा है? बी से, यानी हम वन को जो बी है ना उसके मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बी क्या हो गया? यूनिट, यानी बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यानी दो केस थे, दोनों में ही एक ना एक यूनिट बन ही रहा है, तो ये क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, यानी ए नोट क्या बन गया? इरिड्यूसिबल एलिमेंट। नेक्स्ट हम मान लेते हैं वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। अब हमें ये प्रूफ करना है एस मैक्सिमल है। मैक्सिमल के लिए पहले ये तो मान लो ना कि उनके बीच में कोई आइडल आया है, हमें प्रूफ क्या करना है? वो किसी एक के इक्वल होगा। देखो, अब ए नोट क्या है? इरिड्यूसिबल है, तो वो यूनिट एलिमेंट नहीं हो सकता, ये तो हमने कहा था। ना तो वो जीरो हो, इरिड्यूसिबल एलिमेंट की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? ना तो वो जीरो हो और ना ही वो यूनिट एलिमेंट हो। अब कोई भी आइडल है वो आर के इक्वल कब हो सकता है? अगर उसके पास यूनिट एलिमेंट हो, बताया ना मैंने, तो इसका मतलब एस आर के इक्वल तो हो नहीं सकता। अब देखो, वो मैंने बताया था यूनिटी, देखो अगर वो यूनिट एलिमेंट हो जाता है, जैसे हमने यहाँ किया था, अगर वो यूनिट एलिमेंट हो जाता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, वो चीज़ कहेगी कि वन एस में है, यानी जो एस है वो आर के इक्वल है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब, यानी अगर वो उसका वो यूनिट है तो एस आर के इक्वल है, लेकिन अगर एस आर के इक्वल नहीं है तो वो यूनिट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो यूनिट नहीं है तो वो एस आर के इक्वल नहीं है। अगर यूनिट होता, यानी जिससे वो एलिमेंट जनरेट हो रहा है, अगर वो यूनिट एलिमेंट होता तो आर के इक्वल हो जाता, यानी सिंपल सी बात है, एस आर के इक्वल नहीं है। अब ये फर्स्ट ये क्यों दिखाया इसने? क्योंकि मैक्सिमल होने की फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि एस आर के इक्वल ना हो। वो तो दूसरी कंडीशन होती है कि कोई बीच में आ जाए, तो या तो वो पहले वाले के इक्वल हो या बाद वाले के। तो इसने फर्स्ट वाली चीज़ दिखाई है कि एस आर के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल है, यानी यूनिट एलिमेंट नहीं है। और यूनिट एलिमेंट नहीं है इसलिए इक्वल नहीं है, क्योंकि यूनिट एलिमेंट हो जाता, जैसे हमने कहा था, ये यूनिट एलिमेंट हो जाता तो वो एस आर के इक्वल हो जाता, लेकिन वो यूनिट एलिमेंट नहीं है तो एस आर के इक्वल नहीं है।
दूसरी कंडीशन के लिए मैंने आर और एस के बीच में एक टी आइडल मान लिया। अब आर क्या है, प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, यानी उसका हर आइडल क्या है, प्रिंसिपल आइडल है, यानी टी किसी बी से जनरेट होगा। अब जो बी है, बी फॉर सम बी बिलोंग्स टू आर, और बी में एलिमेंट हमने ऐसा मानना है जो आर में तो है लेकिन एस में नहीं है। रीज़न क्या है, अगर वो एस में भी हो जाता है तो वो टी एस के इक्वल ना हो जाता। ठीक है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो एक में है और दूसरे में नहीं है, क्योंकि दोनों में ही अगर सेम एलिमेंट हो गए तो दोनों इक्वल हो जाते। यानी बी आर में है लेकिन एस में नहीं है। अब एस जो है वो सबसेट है टी का, एस जनरेट हो रहा है ए नॉट से, टी जनरेट हो रहा है बी से। अब कहीं ना कहीं इसके अंदर ए नॉट एलिमेंट भी है, यानी ए नॉट किस में बिलोंग करता है, बी से जनरेट होने वाले आइडल में, यानी ए नॉट को आप बी का मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ए नॉट एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है और ए नॉट को आप एम इंटू बी लिख पा रहे हो। इसका मतलब इनमें से एक यूनिट होगा, यानी या तो एम यूनिट होगा या बी यूनिट होगा। अगर एम यूनिट हो जाता है तो बी इक्वल टू बी क्या हो गया, एम इनवर्स ए नॉट। लेकिन देखो ए नॉट किसका एलिमेंट लिया था हमने, एस का एलिमेंट लिया था, और जो एम है वो किसका एलिमेंट लिया था, रिंग का। एक एलिमेंट एस का, दूसरा रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन उस आइडल में ही जाती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडल से। यानी बी किस में चला गया, एस में, लेकिन बी तो एस में जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी ये तो हो नहीं सकता कि एम यूनिट हो। वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन चॉइस कि बी यूनिट हो। अगर बी यूनिट हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, बी अगर यूनिट हो गया तो इसका मतलब क्या है, वन बिलोंग कर जाएगा टी के अंदर, और एक ऐसा आइडल जो यूनिटी को कंटेन करता है। इसी टाइप से आप करोगे कि जैसे बी यूनिट हो गया तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, बी इंटू बी इन्वर्स वन हो जाएगा। अब ऐसे ही आप कहोगे ये एस में बिलोंग करता है, बी बी इन्वर्स, यानी वन एस में बिलोंग कर, सॉरी यहाँ एस में टी लोगे, इस केस के अंदर यहाँ इसकी जगह टी आएगा, यानी वन बिलोंग्स टू टी। यानी टी एक आइडल है उसका जो यूनिटी एलिमेंट को कंटेन करता है। इसका मतलब टी किसके इक्वल हो गया, आर के, यानी टी इज इक्वल टू आर, यानी ये क्या होगा, मैक्सिमल आइडल। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने कहा था कि एस जो है वो टी के इक्वल नहीं हो सकता, इस चीज़ को हम पहले ही हटा के चल रहे हैं। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो आर के इक्वल है, क्योंकि मैक्सिमल होने के लिए जो बीच वाला आइडल है ना वो या तो एस के इक्वल हो या आर के। हम कह रहे हैं कि वो आर के उसके एस जो है वो टी के इक्वल नहीं है, जो टी है वो एस के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, आर के। ये हमने प्रूव कर दिया, तो वो मैक्सिमल आइडल हो गया। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, आपने इसकी सारी यूनिट्स निकाली है। यूनिट्स का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अब देखो आपने इसका कोई एलिमेंट एक उठा लिया, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वन के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब वन हो जाए, अब हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया इसका, तो इसका कॉन्जुगेट सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दो। इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, प्लस की जगह माइनस कर दो। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो इसके और इसके, ये हो जाएगा, इसके और इसकी ये हो जाएगा, मैंने आपको अभी कराया था, वन हो जाएगा। यानी देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन वन है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 5b² इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी अगर ये 1 हो गया तो ऑब्वियसली बी को 0 होना पड़ेगा और ए को या तो 1 या फिर -1, यानी ये क्या बन गया, प्लस माइनस 1। ऐसे ही आप कहोगे या तो ये 1 है या फिर ये 1 है, ये 1 हो रहा है तो ये क्या बन गया, यूनिट। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, सिमिलरली वो भी क्या बन जाएगा, यूनिट। यानी सिंपल सी बात है, जब आप उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो ना तो उनमें से एक तो यूनिट है ही है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, दीज आर द यूनिट्स इन जेड। नहीं देखो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हम। देखो यहाँ तक तो आपको समझ आया ना, एक नए तरीके से बताते हैं। अब हमने जो एलिमेंट है वो कौन सा लिया था, ये वाला लिया था ना। इसका मतलब हमें ए और बी जिसमें होंगे ज़्यादा मतलब उस वाली टर्म से। अब बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना, इनकी मल्टीप्लिकेशन ना 1 के इक्वल हो रही है। इसका मतलब क्या है, इनमें से या तो अब मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल कब आती है, या तो दोनों 1 हो या दोनों -1 हो। -1 दोनों हो नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर हैं, ठीक है, और स्क्वायर का सम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दोनों ही क्या 1 है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी ये 1 है। अगर ये 1 हो गया तो ए क्या होगा, +-1, बी क्या होगा, 0। ठीक है, ए +-1 है, बी 0 है, तो वो एलिमेंट कौन सा बन गया, +-1 और यहाँ 0, यानी वो ये एलिमेंट लिया था, ये क्या बन गया, +-1, यानी प्लस। और हमने ये कहा था ये यूनिट है,
यानी ये यूनिट कब है, जब ए की वैल्यू क्या है, +-1 है, या फिर आप कह सकते हो ये पूरी जो टर्म है, एलिमेंट है, ये क्या है, +-1। यानी इस सेट के सिर्फ +-1 ही यूनिट्स हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें 2 ही यूनिट है, +1 या -1। ऐसे ही इसके भी 2 ही यूनिट्स हैं, +1 या -1। ठीक है, ये पता है ना आपको, हमने डिफाइन किया था अभी पीछे, इलिस्ट्रेशन की थी जब हमने, तो वहाँ पे हमने सेट डिफाइन किया था। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, a प्लस और √-5 इंटू बी टाइप के, जहाँ a और b z से आते हैं, इंटीजर होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, illustrate with the help of example that there exist two elements a b in a Euclidean domain such that dA equal to dB। यानी उनका dA तो dB के इक्वल है, लेकिन वो एसोसिएट्स नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझना कि दो एलिमेंट यूक्लिडियन डोमेन में ऐसे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एग्जाम्पल से बताना है कि दो एलिमेंट ऐसे हो जिनका dA तो dB के इक्वल हो, लेकिन वो एसोसिएट ना हो। जैसे आपने यूक्लिडियन डोमेन मान लिया, ये a और b z से आएंगे। अब और d हमने डिफाइन कर दिया, d हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं ना, a² + b² हमने मान लिया। अब देखो d 4 + 5 आइटा निकाल लो, या फिर 4 - 5 आइटा का निकाल लो, दोनों सेम आएंगे। यानी dA = dB है, जहाँ पे a हमने ये माना है, b हमने ये माना, लेकिन ये एसोसिएट्स नहीं है। एसोसिएट्स कब होते हैं दोनों, कोई भी दो हैं वो एसोसिएट्स कब होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, एसोसिएट्स मैंने आपको निकालने सिखाए भी थे। उस सेट की जितनी भी यूनिट्स है ना, उन सब से उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये है, इनकी यूनिट क्या होंगी, मैंने आपको निकालने में सिखाई थी, +-1 और +- आइटा, 4 यूनिट्स होंगी, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो इसके एसोसिएट्स निकालो, 4 आएंगे ये वाले। ऐसे ही इसके एसोसिएट्स निकालो, इसके भी 4 आएंगे। एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार -1 से, एक बार आइटा से, एक बार माइनस आइटा से। ऐसे ही तो इसके निकाले हुए है ना, इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से, फिर आइटा से, फिर माइनस आइटा से। इसके भी 4 आ जाएंगे, कोई भी सेम नहीं होगा। इसका मतलब वो एक दूसरे के एसोसिएट नहीं है। सेम नहीं होगा मतलब, अगर सेम हो जाता तो हम कहते ये इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। अब ये अपना अलग काम कर रहे हैं, इसके अलग एसोसिएट है, उसके अलग एसोसिएट है, तो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। यानी उनका dA तो dB के इक्वल है, लेकिन a और b एसोसिएट्स नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। 6 देखो, शो दैट दिस इज अ प्राइम एलिमेंट ऑफ द रिंग। जो √-5 है ना, ये प्राइम एलिमेंट होगा। क्या कंडीशन थी प्राइम एलिमेंट की, ये थी कि जब वो p है, ये वाला जो एलिमेंट है, वो ab को डिवाइड करे तो आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। अब सेट ऐसा है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइन है, ये तो हम लिखते हैं। अब ये नॉन जीरो एलिमेंट है, सो दिस कैन नॉट बी ए यूनिट एज इन दैट केस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट। ये कहता है कि यूनिट नहीं हो सकता, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, अगर करता तो कोई इस टाइप का होता, क्योंकि वो इन्वर्स इसी सेट में से बिलोंग करता है ना, क्योंकि ये भी इसी सेट का एलिमेंट है, तो इसका इन्वर्स भी इधर से ही आएगा। यानी अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता तो वो इस टाइप का होता। किस टाइप से, कि उनकी जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती। अब यहाँ पे आप क्या करो, कंपेयर कर, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। ये क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 5b माइनस का 5b सॉरी इक्वल टू 1। इसको इधर ले आओ, 1 + 5b आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो है एक इरेशनल नंबर। और आप कह रहे हो इसको आप 1 + 5 इंटू बी, जहाँ पे b एक इंटीजर है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। कभी लिख सकते हो ऐसा, एक तो रूट वाली टर्म चाहिए आपको, आइटा वाली, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो पहली बात तो इरेशनल नंबर है, ऊपर से इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव भी है, यानी आइटा, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी सिर्फ एक इंटीजर के कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता। अब यानी पॉसिबल नहीं है, यानी -√5 का √-5 का यूनिट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो यूनिट नहीं है। देखो अब ये कहता है लेट, हम मान के चलते हैं ये किन्हीं दो की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है। क्या प्रूव करना है आपको, या तो ये इसको डिवाइड करे या फिर ये इसको डिवाइड करे। देखो अब देयर एग्जिस्ट कोई एलिमेंट ये इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करो वो इसके इक्वल आ जाए। क्योंकि देखो क्या है, अगर मैं कहूँ 2 6 को डिवाइड करता है, तो मैं कहूँगी 3 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ वो 6 के इक्वल आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ वो इसके इक्वल आ जाए। इसको सोल्व करो आप, सोल्व करके जब आप
निकालोगे AC माइनस 5BD इक्वल टू माइनस 5Y आ जाएगा। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है आज इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में ही। तो AC आ जाएगा ये, यानी 5, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स AC, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स A और 5 डिवाइड्स B। देखो सिंपल सी बात है, AC इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, यानी 5 को किसी से मल्टीप्लाई करो और वो AC के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है 5 AC को डिवाइड करता है। यही तो कंडीशन थी ना डिविजिबिलिटी की, हमने स्टार्टिंग में की थी। कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कब करेगा? अगर कोई तीसरा एलिमेंट इस टाइप से एग्जिस्ट कर जाए कि मैं उसके मल्टीप्लाई इससे करूँ और वो उस एलिमेंट के इक्वल आ जाए, यानी 5 AC को डिवाइड करता है। लेकिन 5 क्या है हमें पता है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किन्हीं दो की मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ तभी डिवाइड करेगा सिर्फ तभी जब उनमें से किसी एक को डिवाइड करता हो। अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो A को डिवाइड करे या फिर वो C को डिवाइड करे। अगर 5 A को डिवाइड करता है तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, √-5 इंटू √-5। रीज़न क्या है, देखो √-5 मतलब ये क्या है हमारा 5 √5 आयोटा है, और ये भी क्या है हमारा √5 आयोटा है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √5 इंटू √5 यानी 5 और आयोटा का स्क्वायर हो गया यानी -5, यानी ये टर्म क्या आ गई -5। ये तो हमें पता है 5 A को डिवाइड करता है तो -5 भी तो A को डिवाइड करेगा, और -5 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो A को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या है √−5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A को डिवाइड कर रहा है। अब अलग अलग नंबर होते तो हमें कोई कन्फ्यूजन भी होती, लेकिन आई डोंट थिंक आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन आनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही एलिमेंट है ना। यानी आप इसको मान सकते हो उसका स्क्वायर है, यानी किसी चीज़ का स्क्वायर किसी दूसरी चीज़ को डिवाइड करता है तो ओब्वियसली वो एलिमेंट भी तो उसको डिवाइड करेगा। यानी अगर 9 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ऑब्वियसली 3 भी तो 18 को डिवाइड करेगा। यानी कि नहीं दो चीज़ों किसी एलिमेंट का स्क्वायर अगर A को डिवाइड करता है या फिर उसकी 2 बार मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करती है तो वो एक बार भी उसको डिवाइड करेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये हमने किया था कि √-5 A को भी डिवाइड करता है, और √-5 इंटू B को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ मैं, यानी मैं कहना चाहती हूँ कि √-5 किसको डिवाइड करेगा, √-5 इंटू B को, ठीक है, क्योंकि इससे कट जाएगा, सिंपल सी बात है। ये इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, तो इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी इस केस के अंदर ये इसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर 5 C को डिवाइड करेगा तो वो इसको डिवाइड करेगा। यानी मैंने ये कहा था कि इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है, फिर मेरे पास सिर्फ 2 ही केस बचे। एक केस में ये इसको डिवाइड करता था, दूसरे केस में ये इसको डिवाइड करता था। यानी इफ P डिवाइड्स AB देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। लास्ट एग्जाम्पल देखो, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडल ऑफ अ प्रिंसिपल आइडल डोमेन इज मैक्सिमल, ठीक है ना। कई बार ये एग्जाम्स में भी बहुत बार आया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। आपने नॉन जीरो लेना है, नॉन जीरो का मतलब क्या है, अब ये तो आपको पता है प्रिंसिपल आइडल डोमेन का हर आइडल प्रिंसिपल आइडल होता है, और ये आप कह रहे हो आइडल लोगे आप, तो वो आइडल प्रिंसिपल आइडल भी हो जाएगा, यानी किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, सिंगल एलिमेंट से। अब नॉन जीरो का मतलब क्या है, वो एलिमेंट नॉन जीरो होगा, यानी एस जो आइडल लोगे ना वो ए से जनरेट होगा, वो ए नॉन जीरो एलिमेंट होगा। आपने प्रूव क्या करना है, ये मैक्सिमल होगा। अब इनके एस के और आर रिंग के इनके बीच में मैं एक आइडल ले लेती हूँ टी, जो बी से जनरेट हो रहा है। अब टी आर का सबसेट है, क्योंकि आइडल है ऑब्वियसली आर का, तो उसका सबसेट बी होगा, यानी ये बी से जनरेट होने वाला आइडल आर का सबसेट है। अब ए बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब ए टी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एस टी का सबसेट है और टी आर का, और ए एस में है, क्योंकि ए जो है वो एस को जनरेट कर रहा है, तो ए एस में होगा, ए एस में होगा तो टी में भी होगा। अब टी जनरेट हो रहा है बी से, यानी ए एलिमेंट बी से जनरेट होने वाले आइडल में बिलोंग करता है, तो बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब एम जो है वो जो बी है, बी जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट था, बी एलिमेंट है, एम जो एलिमेंट है वो किसका है, रिंग का है, और जो बी एलिमेंट है वो हमने कहाँ से लिया था, एस से, सॉरी नहीं, बी तो हमने टी से ही लिया था। अच्छा, इन्होंने ऐसे किया हुआ, ये ए हमने एस से लिया था और ए इक्वल है एम बी के, यानी ए इक्वल है इसके, ये दोनों इक्वल ही हैं, और ए एस में है तो एम बी भी एस में है।
अब एम बी एस में है, इसका मतलब एम एस में है या बी एस में है, क्योंकि ये क्या है, प्राइम आइडल है। प्राइम आइडल हम कर चुके हैं ना, कोई भी आइडल है वो प्राइम आइडल है, मतलब किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन अगर उसके अंदर है तो या तो वो पहले वाला एलिमेंट उसमें है या वो उसमें है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तभी होगी या तो वो एक पहले वाला या बाद वाला उसमें हो। ऐसा नहीं है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है और उनमें से कोई एलिमेंट उसके अंदर है नहीं, एक तो ज़रूर होगा अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन है तो। ये प्राइम आइडल की डेफिनेशन इसने यूज़ की है। अब दो चीज़ हो सकती हैं, अगर बी एस के इक्वल हो, बी एस में बिलोंग कर जाता है, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ बी आर इन एस, क्योंकि बी हमने लिया था टी से, आगे एस में, तो टी एस का सबसेट हो गया। यही करते हैं ना हम, टी से लेके एस में दिखा दिया तो टी एस का सबसेट हो गया। अब फ्रॉम वन, अब एस टी का सबसेट दिखाया था, टी एस का सबसेट दिखा दिया तो एस टी के इक्वल है। अब देखो, यानी अगर बी एस, दो कंडीशन आई, या तो एम एस में है या बी एस में है। अगर बी एस में है तो एस और टी इक्वल है। अब हम ये दिखाएंगे कि अगर एम एस में है तो आर और टी इक्वल है। यानी दो ही केस आए थे, एक में तो एस टी के इक्वल हो गया, एक में तो टी एस के इक्वल हो गया और दूसरे में टी आर के इक्वल हो गया। इसका मतलब एस मैक्सिमल आइडल है। दूसरा केस क्या बचा कि एम एस में है, एम एस में है और एस ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब एम को हम ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब m इक्वल टू एन इंटू एम बी, ये चीज़ हमने कैसे लिखी, m जो है किसके इक्वल था, एन ए के, और a जो है वो किसके इक्वल था, एम बी के। तो इसका मतलब क्या है, हमने वैल्यू रख दी एम बी। अब मैं n को बाहर लिख लिया, n को अंदर लिख लिया, m इंटू एन बी, इधर ले आओ m कॉमन ले लो, 1 माइनस एम बी इक्वल टू 0। अब r क्या है, प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, यानी इंटीग्रल डोमेन तो है ही, यानी दो की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो उनमें से एक तो 0 होगा ही होगा। अब m 0 है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर m 0 हो गया और m क्या है, सॉरी a क्या है, m इंटू बी, m 0 तो a 0 और a नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो m तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए कौन 0 है, 1 माइनस एम बी 0 है, यानी एन बी 1 है। लेकिन अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, b किसका एलिमेंट था, t का, क्योंकि b से ही जनरेट हो रहा है t, और n हमने एलिमेंट लिया था किसका, r का। n r का है और b t का है और t आइडल है, तो एक एलिमेंट आइडल का, दूसरा रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आइडल के अंदर जाएगी, यानी एन बी चला गया टी के अंदर, और एन बी इक्वल किसके है, 1 के, यानी 1 चला गया टी के अंदर। अब एक ऐसा आइडल जो यूनिटी एलिमेंट को कंटेन करता है, वो आइडल उस रिंग के ही इक्वल हो जाता है, यानी टी इक्वल टू आर। दो ही केस थे, एक में टी एस के इक्वल आ गया, दूसरे में टी आर के इक्वल आ गया। इसका मतलब एस कैसा है, मैक्सिमल आइडल है, यानी एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडल इन अ प्रिंसिपल आइडल डोमेन इज अ मैक्सिमल आइडल। 7 क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 8.1, फिर हमारा चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा कंप्लीट। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।